नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 29 नवंबर 2024 है, दिन शुक्रवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। लक्ष्यराज सिंह बोले, विश्वराज सिंह को 38 साल दर्शन करने से किसने रोका। एकलिंग जी सबके हैं लेकिन गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं है। अंतिम संस्कार में न जाने पर कहा धमकियां मिली थी। इसी के साथ ही अशोक गहलोत बोले, ईवीएम ठीक है तो वीवीपैट पर खर्चा क्यों। मंत्री बेढम ने कहा, कांग्रेस के लोग जब हार जाते हैं तो बेचारे ईवीएम को ही कोसते हैं। दोस्तों, 9 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे जयपुर। राइजिंग राजस्थान समिट का करेंगे उद्घाटन। सीएम बस में सवार होकर तैयारियां देखने पहुंचे, एक संकल्प भी लिया। इसी के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रशांत विहार में हुआ धमाका, एक शख्स हो गया घायल। फोरेंसिक और एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची, सफेद पाउडर जैसी चीज मिली है। इसी के साथ ही इंडियन नेवी ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की। 3500 किलोमीटर रेंज है। INS अरिघात से लॉन्चिंग। ये भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन है। इसी के साथ ही संसद में अडानी मुद्दे पर हंगामा, विपक्ष का नारा, देश को लूटना बंद करो। धनखड़ बोले, संसदीय विवाद लोकतंत्र को कमजोर करता है। दोस्तों, अगले साल से लगातार चलेंगी परीक्षाएं। RPSC ने गवर्नमेंट एग्जाम का कैलेंडर किया जारी। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर। नमस्कार, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। लक्ष्यराज सिंह बोले, विश्वराज सिंह को 38 साल दर्शन से किसने रोका। एकलिंग जी सबके लेकिन गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं है। अंतिम संस्कार में न जाने पर कहा धमकियां मिली थी। देखिए, उदयपुर के पूर्व राज परिवार में राज तिलक की रस्मों को लेकर छिड़ा विवाद थम गया है। इस बीच लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से 3 दिन चले घटनाक्रम को लेकर बातचीत भी की गई। उनसे सवाल किए गए कि जब धोनी के दर्शन कराने ही थे तो 3 दिन क्यों लग गए। सरकार में बैठे एक व्यक्ति पर आरोप लगाया किसकी ओर इशारा था। वहीं लक्ष्यराज सिंह ने सभी सवालों के जवाब दिए, साथ ही महेंद्र सिंह मेवाड़ के अंतिम संस्कार में न जाने की वजह भी बताई। देखिए दोस्तों, पहले सवाल का जवाब देते हुए लक्ष्यराज सिंह ने कहा कि कई बार कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ कि दर्शन न कराने की बात नहीं थी। बात ये थी कि चीजों को सभ्य तरीके से किया जाए, गुंडागर्दी न की जाए, शक्ति प्रदर्शन को माध्यम न बनाए। लोगों को लेकर आकर दरवाजे पर खड़े हो जाने से, गुंडागर्दी करने से, नारेबाजी करने से और कानून को हाथ में लेकर काम करने से ये नहीं बनता है। हम यही चाहते थे कि मंदिर में गरिमा बनी रहे, अनुशासन बना रहे और एक तरीका भी बना रहे, एक भावना बनी रहे। भीड़ करके माहौल बिगाड़ कर दर्शन करने का मन नहीं होता। गरिमा में दर्शन कराने थे और वही हुआ। इसके अलावा दूसरा सवाल उनसे किया गया कि आपने सरकार में बैठे एक व्यक्ति का भी हवाला दिया, आपका इशारा किसकी तरफ था। इस पर लक्ष्यराज सिंह ने कहा कि मैंने यही कहा कि सरकार में बैठा एक व्यक्ति, मेरा उस समय कहने का मतलब ये था कि उस समय प्रशासन ने चीजें बिगड़ने दी, बाद में सही काम किया तो मैंने कहा कि अच्छे से काम किया, धारा लगाई, बैरिकेडिंग करवाई, खराब को खराब और अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। इसके अलावा उनसे तीसरा सवाल था कि आप महेंद्र सिंह मेवाड़ के अंतिम संस्कार में शामिल क्यों नहीं हुए थे। इस पर लक्ष्यराज सिंह ने कहा कि आज मैं स्पष्ट बता ही देता हूँ कि मेरे करीबी और विश्वसनीय व्यक्ति तक ये बात पहुंचाई कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को आने की जरूरत नहीं है। अगर वे आए तो अपनी सुरक्षा साथ में लेकर आए। मुझे ये पैगाम पहुंचाया गया। हमको पता था कि उनकी सोच, मंसूबे और चाह क्या है। आप मुझे गालियां दीजिए, आलोचना कीजिए, धमकियां दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सच तो पता होना चाहिए। सच जाना ही नहीं चाहते, एक तरफा बात पर चलना चाहते हैं। अशोक गहलोत बोले, ईवीएम ठीक तो वीवीपैट पर खर्चा क्यों। मंत्री बेढम ने कहा, कांग्रेस के लोग जब हार जाते हैं तो बेचारे ईवीएम को कोसते हैं। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईवीएम पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए जा रहे सवालों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सवाल चुनाव की जीत हार का नहीं, जिस तरह महाराष्ट्र और हरियाणा में अप्रत्याशित नतीजे आए हैं, आज लोगों का ईवीएम पर से भरोसा उठने लग गया है। ऐसे में सरकार को बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए आगे आना चाहिए। अशोक गहलोत ने कहा कि भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ की डेमोक्रेसी हिल रही है। ईवीएम को लेकर 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट तक केस गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में वीवीपैट लगाने का आदेश दिया। यह आदेश क्यों दिया? यदि ईवीएम मशीन ठीक होती तो वीवीपैट लगाकर 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का खर्च क्यों किया गया। मालूम पड़ता था कि किसको वोट दिया, स्लिप आ जाती थी। ये नौबत क्यों है? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना होगा कि मशीनों को टेम्पर किया जा सकता है, उनसे छेड़छाड़ की जा सकती है। उन्होंने कहा कि उस समय सुप्रीम कोर्ट भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही ईवीएम के साथ वीवीपैट लग गई। वहीं इधर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने गहलोत के बयान पर कहा कि कांग्रेस के लोग जब हार जाते हैं तो बेचारे ईवीएम को कोसते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हमारे लिए आदरणीय है। अशोक गहलोत वरिष्ठ नेता है, उनको कम से कम ऐसा आधारहीन बयान नहीं देना चाहिए। आप देख रहे हैं, मैं कल सुना था खड़गे जी ने कहा था हम यात्रा निकालेंगे ईवीएम को लेकर। उन्होंने कहा, खड़गे जी आपने खाट यात्रा निकाली थी, उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ। राहुल गांधी जिनके वंशज है, जवाहरलाल नेहरू के जमाने में देश तोड़ने की साजिश रची गई, उन्होंने झूठ मूठ की भार जोड़ो यात्रा निकाली, उसका क्या असर हुआ। अब आप ईवीएम के नाम पर लोगों को गुमराह करने के लिए जो यात्रा निकालने की बात कह रही है, जनता आपको समझ चुकी है। 9 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे जयपुर। राइजिंग राजस्थान समिट का करेंगे उद्घाटन। सीएम बस में सवार होकर तैयारियां देखने पहुंचे, एक संकल्प भी लिया।
देखिए दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाली 3 दिवसीय समिट की तैयारियों का सीएम भजलाल शर्मा ने बीते दिन जायजा भी लिया। सीएम और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इसके अलावा उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई और अधिकारी बस में सवार होकर सीएमओ से रवाना हुए। जेएलएन मार्ग और टोंक रोड होते हुए सीएम भजलाल शर्मा जेईसीसी पहुंचे और यहां पर समिट को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा भी लिया। वहीं आपको बता दें कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होगा। इससे पहले सीएम भजलाल शर्मा समिट को सफल बनाने के लिए अगले 10 दिनों तक रोज एक नया संकल्प लेंगे। बीते दिन सीएम भजलाल शर्मा ने पहला संकल्प लेते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन दिवस पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। ये समिट सूरज की ताकत से प्रदेश के विकास में नया सवेरा लाएगा। राजस्थान में सभी स्कूलों का एक समय होगा। सभी सरकारी और आरबीएससी से जुड़े प्राइवेट स्कूलों पर आदेश लागू, न मानने पर मान्यता रद्द होगी। देखिए, शिक्षा विभाग ने राजस्थान के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध है, उनको एक साथ संचालित करने के आदेश दिए हैं। ऐसे सभी स्कूल एक साथ शुरू होंगे और एक ही समय पर सबकी छुट्टी भी होगी। अगर कोई स्कूल इन आदेशों की अवहेलना करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। याद रखिए दोस्तों, ये आदेश सिर्फ राजस्थान बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन से संबंधित स्कूलों के लिए लागू होंगे। सीबीएसई स्कूलों से मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए आदेश लागू नहीं है। अजमेर दरगाह में मंदिर होने के 3 आधार पेश किए। हाईकोर्ट के जज की किताब का हवाला, वंशज बोले ऐसी हरकतें देश के लिए खतरा है। देखिए, अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया। अजमेर सिविल कोर्ट में लगाई गई याचिका को कोर्ट ने सुनने योग्य मानते हुए सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर तय की है। याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मुख्य रूप से 3 आधार बताए। उन्होंने कहा कि 2 साल की रिसर्च और रिटायर्ड जज हरबिलास शारदा की किताब में दिए गए तथ्यों के आधार पर याचिका दायर की। किताब में इसका जिक्र है कि यहाँ ब्राह्मण दंपत्ति रहते और दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। इसके अलावा कई अन्य तथ्य हैं जो साबित करते हैं कि दरगाह से पहले यहाँ शिव मंदिर रहा था। वहीं इधर नसरुद्दीन चिश्ती, जो कि अजमेर दरगाह प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा साहब के वंशज भी है, उनका कहना है कि यहाँ 1950 में भी सर्वे हुआ था। एएसआई से हमें पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है। इसके बाद ऐसी बातें करने से आपसी भाईचारा खत्म होता है। यहाँ तो देश के कई राजा अकीदत करने आते थे। 4 दिसंबर को राजस्थान सरकार एक साथ लॉन्च करेगी पॉलिसियां। राजस्थान में निवेश के इच्छुक उद्यमियों को संबंधित विभागों में रियायतें और अन्य सुविधाओं में शिथिलता और नियमों में सरलीकरण को लेकर कुल 21 पॉलिसी लाई जा रही है। कैबिनेट की बैठक में जो पॉलिसियां तैयार हो गई है उन्हें रखा जाएगा और शेष को आगामी बैठक में रखा जाएगा। राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट को देखते हुए राज्य सरकार तमाम विभागों की 21 पॉलिसियां तैयार करा रही है। इनमें से 8 से 10 पॉलिसियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। कैबिनेट सचिवालय ने भी बैठक को लेकर विभागों से पॉलिसी मांग ली है। उद्योग, खान और भू विज्ञान, एग्रीकल्चर सहित अन्य कुछ विभागों ने पॉलिसी कैबिनेट सचिवालय को भेज दी। इसमें उद्योग की 4, खान की 2 और अन्य विभागों की पॉलिसियां शामिल है। जिन पॉलिसियों पर कैबिनेट से मोहर लगेगी उन्हें 4 दिसंबर को सरकार एक साथ लॉन्च कर देगी। राजस्थान में ड्रग्स माफियाओं पर कसेगा शिकंजा, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स बनेगी। 2 आईपीएस सहित 255 पद मंजूर। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर होगा ऑफिस। देखिए, आंध्र प्रदेश, बिहार और तेलंगाना के बाद अब राजस्थान में भी एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन होगा। ये टास्क फोर्स जोधपुर से संचालित होगी। ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए इसका गठन किया गया है। वहीं एनसीबी का एक ऑफिस भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर श्रीगंगानगर में शुरू होने वाला है। बॉर्डर पर एनसीबी की कार्रवाई के लिए जोधपुर से टीम जाती थी। अब वहीं डेडिकेटेड टीम होने से तस्करी पर तुरंत कार्रवाई भी हो सकेगी। इसके अलावा इस काम के लिए 2 आईपीएस सहित 255 पद स्वीकृत किए गए हैं। राजस्थान में 9 चौकियां भी स्थापित होगी। सपा सांसद बोले छोटे छोटे जज देश में आग लगाना चाहते हैं। पीएम खुद अजमेर शरीफ चादर भिजवाते हैं। केंद्रीय मंत्री का पलटवार, इनकी पार्टी का डीएनए ही ऐसा है। देखिए, सपा से राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि देश में ऐसे छोटे छोटे जज बैठे हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब ही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अजमेर शरीफ पर चादर भिजवाते हैं। हमारे देश और दुनिया भर के लोग वहां आते हैं। अब उसे विवादों में घसीटना घृणित और उच्च मानसिकता का प्रतीक है। रामगोपाल यादव के बयान पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी का डीएनए ही ऐसा है। ये हिंदुओं पर गोली चलवाने की बात करते और उनके अधिकारों को छीनने की बात करते हैं। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने यही किया था। ये वोट के खातिर मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। हिंदू कहां जाएंगे? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तब उनकी जुबान नहीं खुलती है। केवल हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी सबक सीख ले, देश का वोट उनके साथ नहीं है। हरियाणा कर रहा है राजस्थान के हिस्से का पानी इस्तेमाल। पंजाब सरकार ने जताई आपत्ति। लिखा पत्र, 15 दिन में पैमाइश के बाद खुलासा।
देखिए, पंजाब द्वारा भाखड़ा नहर से राजस्थान को छोड़े जाने वाले पानी का हरियाणा अपने हिस्से से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ये बात पंजाब द्वारा राजस्थान को छोड़े जाने वाले पानी की 15 दिन में माप के बाद सामने आई। पानी की माप रिपोर्ट सामने आने के बाद पंजाब जल संसाधन विभाग की ओर से राजस्थान सरकार को पत्र लिखा गया। साथ ही इस संबंध में पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। जानकारी के अनुसार कुछ समय पहले चंडीगढ़ में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक में राजस्थान की ओर से कम पानी मिलने का मुद्दा उठाया गया था। राजस्थान ने कहा था कि हरियाणा भाखड़ा मेन लाइन से उचित तरीके से पानी नहीं छोड़ रहा। इसके साथ ही हरियाणा ने दावा किया कि पंजाब कम पानी दे रहा है, इस कारण हम उस हिसाब से पानी नहीं दे पा रहे हैं। ये भी सामने आया कि इस मामले में राजस्थान सरकार की ओर से काफी समय पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर भी की गई थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी, कैंसर और स्किन समेत अन्य बीमारियों से संबंधित नई दवाएं होंगी लिस्ट में शामिल। देखिए दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल सरकार मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का दायरा बढ़ाने जा रही है। इसमें कैंसर, स्किन से जुड़ी दवाओं के अलावा अन्य बीमारियों से संबंधित दवाइयां भी सूची में शामिल की जाएगी। प्रदेश के अलग अलग हॉस्पिटलों से लगातार आ रही मांग और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इसके संबंध में बीते दिन राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों और दवाइयों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई कमेटी के सदस्यों की एक बैठक भी हुई थी। आपको बता दें कि वर्तमान में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी दवा योजना के तहत 1240 दवाइयां, 428 सर्जिकल्स और 156 सूचर्स उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वहीं हर रोज पूरे प्रदेश में औसतन 4,50,000 मरीज इस योजना के जरिए फ्री दवाएं लेते हैं। सरकार ने मौजूद फाइनेंशियल ईयर में इस योजना के लिए 2,122 करोड़ रुपए का बजट भी प्रावधान किया है। संसद में प्रियंका का पहला दिन, कसावू साड़ी पहनकर पहुंची, संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली। राहुल ने कहा, लेट मी टेक योर फोटो। देखिए, केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर प्रियंका गांधी बीते दिन पहली बार लोकसभा पहुंची थी। उन्हें सांसद पद की शपथ दिलाई गई। प्रियंका ने हिंदी में शपथ ली। इस दौरान उन्होंने राहुल की तरह हाथ में संविधान की कॉपी पकड़ी हुई थी। प्रियंका जब संसद पहुंची तो कांग्रेस नेताओं ने बाहर ही उनका स्वागत किया। सदन में एंट्री से पहले भाई राहुल ने उन्हें रोका और कहा कि स्टॉप स्टॉप, लेट मी ऑल्सो टेक योर फोटो। इसका मतलब है कि रुको रुको, मुझे भी तुम्हारी फोटो लेने दो। संसद में प्रियंका ने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर हिंदी में शपथ ली। प्रियंका के सांसद बनने पर मां सोनिया गांधी ने कहा कि वी आर ऑल वेरी हैप्पी एंड प्राउड। इसका मतलब है कि हमें गर्व है और हम सब बेहद खुश हैं। मोदी को धमकी देने का मामला, 34 साल की महिला हिरासत में, मानसिक रूप से अस्थिर निकली। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन आया था। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी को बीते दिन जान से मारने की धमकी दी गई थी। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में धमकी भरा फोन आया था। मामले में पुलिस ने एक 34 साल की महिला को हिरासत में लिया है। पूछताछ में पता चला कि महिला मानसिक रूप से अस्थिर है। उसने शरारत में फोन किया था। महिला का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। मामले की जांच की जा रही है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई हुई। इससे पहले भी 3 बार पीएम नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है। साल 2023 में हरियाणा के एक शख्स ने वीडियो वायरल करते हुए मोदी को गोली मारने की धमकी दी थी। इससे पहले सन 2022 में पीएम मोदी को जेवियर नाम के एक शख्स ने धमकी दी थी। इससे पहले 2018 में महाराष्ट्र के मोहम्मद अलाउद्दीन खान नाम के एक शख्स ने फेसबुक पेज पर पीएम नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रशांत विहार में धमाका, एक शख्स घायल। फोरेंसिक और एनएसजी की टीम पहुंची। मौके पर सफेद पाउडर जैसी चीज मिली। देखिए, दिल्ली के रोहिणी में प्रशांत विहार इलाके में पीवीआर मल्टीप्लेक्स के पास बीते दिन सुबह 11:48 पर धमाका हो गया। घटना में एक शख्स घायल हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी और फोरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची है। इसके अलावा जांच के लिए बम निरोधक दस्ता के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। धमाके के कारणों का पता लगाया जा रहा है। फायर सर्विस के मुताबिक उनके पास विस्फोट से जुड़ा एक कॉल आया था। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। ये धमाका पार्क की बाउंड्री वॉल के पास हुआ। बताया जा रहा है कि मौके पर सफेद पाउडर जैसी चीज बिखरी मिली है। प्रशांत विहार में दूसरी ऐसी घटना, इससे पहले 20 अक्टूबर को सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल के पास भी इसी तरीके का एक विस्फोट हुआ था। दोस्तों, अब इस मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि राजधानी में कानून व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। 2 महीने में दूसरा धमाका। आतिशी ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केवल बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह की है, लेकिन वे इसमें पूरी तरह विफल हो रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गृह मंत्री के निवास के आसपास के इलाकों से फिरौती के कॉल आने की खबरें तक सामने आ रही है। इंडियन नेवी ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की। 3500 किलोमीटर रेंज INS अरिघात से लॉन्चिंग। ये भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन। देखिए दोस्तों, इंडियन नेवी ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है। ये टेस्टिंग न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात से की गई थी। अरिघात को 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका अपग्रेडेड वर्जन जल्द ही कमीशन किया जाएगा। वहीं अरिघात INS अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है। इसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया था। अरिहंत की तुलना में अरिघात 3500 किलोमीटर की रेंज वाली K4 मिसाइलों से लैस होगी। इस सबमरीन का वजन 6000 टन यानी कि 60,000 क्विंटल है। सुप्रीम कोर्ट बोला, दिल्ली में 2 दिसंबर तक लागू रहेगा ग्रैप 4। स्कूलों को छूट रहेगी। प्रतिबंध लागू करवाने से चूके अधिकारियों पर कार्रवाई तेजी से हो।
देखिए दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में सभी ग्रैप 4 उपाय 2 दिसंबर तक लागू रहेंगे। हालांकि स्कूलों के लिए बनाए गए नियमों में छूट दी जा सकती है। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से पता चलता है कि अधिकारी प्रतिबंधों का पालन करवाने में विफल रहे हैं। इसमें गंभीर चूक करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तेजी से होनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी निर्देश दिया कि वो अपने अधिकारियों को निर्देश दे कि वे किसानों को सैटेलाइट डिटेक्शन से बचने के लिए शाम 4 बजे के बाद पराली जलाने की सलाह न दें। संसद में अडानी मुद्दे पर हंगामा, विपक्ष का नारा, देश को लूटना बंद करो। धनखड़ बोले, संसदीय विवाद लोकतंत्र को कमजोर करता है। देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र का बीते दिन तीसरा दिन था। प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची थी। उन्होंने लोकसभा में सांसद पद की शपथ ली। इस दौरान हाथ में संविधान की कॉपी ली। प्रियंका के साथ उनकी मां सोनिया और राहुल गांधी भी संसद पहुंचे थे। वहीं दोस्तों, इस खबर के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। अब लोकसभा में जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है तो अडानी मुद्दे पर हंगामा होने लग जाता है। विपक्ष के नेताओं ने नारे लगाना शुरू किया कि देश को लूटना बंद करो। वहीं राज्यसभा में अडानी का मुद्दा उठ गया। हंगामा होता देख सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसदीय विवाद लोकतंत्र को कमजोर करता है। इसके बाद दोनों ही सदन की कार्रवाई पहले 12 बजे फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। जगदीप धनखड़ ने कहा कि सदन में सकारात्मक चर्चा और जनता से जुड़े मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ये सदन बहस के सदन से कहीं ज्यादा है। संसदीय कार्य में बाधा डालना लोकतंत्र को कमजोर करना है। इतने कांटे चुभे की तलवे मेरे छलनी हो गए। भाई की हार के बाद किरोड़ीलाल मीणा का एक बार फिर से छलका दर्द। देखिए, दौसा विधानसभा उपचुनाव में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई और भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा की हार के बाद घमासान मचा हुआ है, क्योंकि रह रहकर उनके भाई किरोड़ीलाल मीणा का दर्द भी सामने आ रहा है। किरोड़ीलाल ने बीते दिन फिर से सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द व्यक्त किया। किरोड़ीलाल मीणा ने शेयर करते हुए एक शायरी की है, जिसमें उन्होंने लिखा कि सूरज मुझसे आंख मिलाते घबराता है, चांद सितारों की औकात है क्या। खेला हूँ मैं सदा आग से अंगारों के गाँव में, मैं पलता फलता आया जहरीली फुफकारों की छाव में। इतने कांटे चुभे की तलवे मेरे छलनी हो गए। चलने का है जोश भला फिर भी मेरे पाँव में, बहुत है बढ़िया कि मुझे मार दे, नहीं मौत में दम इतना, कब्र मजारों की औकात है क्या। सूरज मुझसे आंखें मिलाते घबराता है, चांद सितारों की औकात है क्या। राजस्थान को जल्द मिल सकते हैं 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। नितिन गडकरी ने मुलाकात में दिया कुमारी से किया ये वादा। देखिए, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बीते दिन नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उन्हें राजस्थान में राजमार्गों के विकास के लिए उनके द्वारा दिए गए निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने राजस्थान में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए लगभग 1 लाख करोड़ के कार्यों को स्वीकृत किया है। दिया कुमारी ने उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए स्वीकृत की गई विभिन्न योजनाओं को समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने राजस्थान को सेंट्रल रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड CRIF से ज्यादा सड़कें स्वीकृत करने की भी मांग की है। वहीं उन्होंने राज्य में बनने वाली 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की स्वीकृति भी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जारी किए जाने का अनुरोध किया। दिया कुमारी ने बताया कि राजस्थान में बनने वाली 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में से जयपुर से किशनगढ़ से जोधपुर प्रोजेक्ट की DPR NHAI को भिजवा दी गई है तथा बाकी 8 एक्सप्रेसवे का कार्य की स्वीकृति के लिए भी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को कहा कि राजस्थान में राजमार्ग के विकास के लिए 8,322 करोड़ रुपए का प्लान है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कार्यों की भी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उन्होंने दिल्ली से जयपुर से किशनगढ़ मार्ग पर कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए भी ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया है। 1 दिसंबर से कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी, सैलरी में बम्पर इजाफा, DA के साथ HR भी आएगा बढ़कर। देखिए, 1 दिसंबर से राजस्थान के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। 1 दिसंबर से राज्य कर्मचारियों के बैंक खाते में आने वाली सैलरी में बम्पर इजाफा होने जा रहा है। 1 दिसंबर को मिलने वाली सैलरी में इस बार 3% की DA की बढ़ोतरी जुड़कर आएगी। इसके अलावा इसी 1 दिसंबर से ही मकान किराया भत्ता यानी HRA भी बढ़ा हुआ जुड़कर आएगा। यानी कुल मिलाकर 1 दिसंबर को मिलने वाली सैलरी अच्छी आएगी। सचिन पायलट का बड़ा बयान, संसद में प्रियंका की एंट्री, अब बदलेगा कांग्रेस का भविष्य। देखिए, राज्य के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने प्रियंका गांधी की लोकसभा एंट्री को कांग्रेस के लिए एक बड़ी मजबूती करार दिया। पायलट ने बीते दिन जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में बड़ी मजबूती मिल रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करके संसद में कदम रखा है। उन्होंने 40 लाख से अधिक वोटों की बढ़त के साथ लोकसभा चुनाव जीता। ये जीत न केवल वायनाड और केरल के लिए बल्कि देश भर की महिलाओं की आवाज उठाने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। नाकाम हो चुके नेताओं का हौसला बुलंद, CWC की बैठक से पहले लोकेश शर्मा ने दी ये सलाह। देखिए, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSD रहे लोकेश शर्मा ने कांग्रेस संगठन में सुधार को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। शर्मा ने ये पोस्ट 29 नवंबर को होने जा रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी को वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा के मुद्दे पर सलाह देते हुए विचार रखे हैं। उन्होंने इस पोस्ट में अपने आप को कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता बताते हुए प्रदेश कांग्रेस संगठन में सुधार की बातचीत की है।
अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर भड़के ओवैसी, बोले दरगाह पिछले 800 साल से यही है। देखिए दोस्तों, अजमेर दरगाह के इस मामले पर असाउद्दीन ओवैसी ने कहा कि दरगाह पिछले 800 सालों से यही है। नेहरू से लेकर सभी प्रधानमंत्री दरगाह पर चादर भेजते आ रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस ने मस्जिदों और दरगाहों को लेकर इतनी नफरत क्यों फैलाई है? पीएम मोदी भी तो वहाँ चादर भेजते हैं। निचली अदालतें प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई क्यों नहीं कर रही? इस तरह कानून का शासन और लोकतंत्र कहाँ जाएगा? ये देश के हित में नहीं है। पीएम मोदी और आरएसएस का शासन देश में कानून के शासन को कमजोर कर रहा है। ये सब बीजेपी और आरएसएस के निर्देश पर किया जा रहा है। अगले साल चलेगी परीक्षाएं, कैलेंडर हुआ जारी। देखिए दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग का इस साल का परीक्षा कैलेंडर पूरा होने को है। आयोग के कैलेंडर में 28 से 31 दिसंबर तक होने वाली वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा ही बची है। इसके बाद 2025 से वापस परीक्षाओं का दौर प्रारंभ होगा। सहायक अभियोजन अधिकारी, आरएएस, मेन सहित विभिन्न परीक्षाएं करवाई जाएगी। सरकार और कार्मिक विभाग से इस साल मिली अधिकांश नई भर्तियों को आयोग नियमित कैलेंडर में शामिल कर चुका है। दोस्तों, आयोग के अनुसार 2025 में जो परीक्षाएं होगी उनका कैलेंडर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। युवाओं को देने होंगे आइडिया, सरकार देगी 65,000 रुपए। जाने क्या है मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम। देखिए, प्रदेश की बड़ी योजना में अब प्रोफेशनल युवाओं को जोड़ा जा रहा है। शुरुआत में सरकार 25 प्रोफेशनल युवाओं को मुख्यमंत्री कार्यालय और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के ब्यूरोक्रेट्स के साथ इंजीनियर, एमबीए, एमबीबीएस, एमटेक, सीए, सीएस और अन्य प्रोफेशनल डिग्रीधारियों को जोड़ेगी। ये न केवल सरकारी योजनाओं का अध्ययन करेंगे बल्कि उन्हें बेहतर बनाने के सुझावों के साथ इन्हें जनता के बीच ले जाने का काम भी करेंगे। ऐसे चयनित युवा सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करेंगे। सरकारी स्तर पर किसी योजना के प्रेजेंटेशन में इनका सहयोग लिया जाएगा। चयनित युवाओं को राज्य स्तर पर 1 सप्ताह की ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं दोस्तों, इतना नहीं, इन युवाओं को सरकार 60,000 रुपए स्टाइफंड और 5,000 रुपए अन्य कार्य के लिए भी देगी। 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष इनकी आयु होनी चाहिए। 75% न्यूनतम अंक इनकी शैक्षणिक योग्यता में होने चाहिए। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष समेत 5 को 1-1 साल की सजा। देखिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर ने एक प्रकरण में फैसला सुनाते हुए 5 जनों को 1-1 साल की सजा से दंडित किया। आरोपितों में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष बांकेलाल लोधा भी शामिल है। अधिवक्ता महेश ठाकुर ने बताया कि गत 29 अक्टूबर 2011 को खेतों की सिंचाई के लिए पंचायती तालाब पर इंजन रखकर सिंचाई करने को लेकर हुए विवाद में गाँव के बांकेलाल लोधा, गोकुल, महेंद्र, आशीष, ओमकार ने बाबूलाल लोधा, सुरेश, भगवती और राजकुमार के साथ मारपीट कर दी। घटना को लेकर कोतवाली थाने मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मामले में अब सजा सुनाई गई। कोटा से सीकर से नागौर का सफर होगा आसान, नहीं जाना पड़ेगा जयपुर। इस हाई लेवल ब्रिज पर जल्द दौड़ेंगे वाहन। देखिए, टोंक शहर के समीप गहलोद गांव स्थित बनास में निर्माणाधीन हाई लेवल ब्रिज का कार्य इस वित्तीय वर्ष पूरा हो जाएगा। इससे जयपुर से कोटा हाईवे पर वाहनों का भी भार कुछ कम हो जाएगा। साथ ही सफर भी आसान होगा और समय की भी बचत होगी। कोटा, बूंदी और टोंक से सांगानेर शहर, बगरू, सीकर, दूदू, सांभर, फुलेरा और नागौर जाने के लिए जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। ये मार्ग शुरू होने पर टोंक से ही सीधा गहलोद, पीपलू वाया फागी होते हुए इन कस्बों में पहुंच जाएंगे। राजस्थान में चीता कॉरिडोर बनाने पर आज होगा फैसला। धौलपुर से रावत भाटा तक 400 किलोमीटर तक का होगा लैंडस्केप। देखिए, सरकार की बजट घोषणा के बाद राजस्थान में अब चीता लैंडस्केप बनाने की तैयारी जारी है। इसको लेकर आज राजस्थान के रणथंभौर में मध्य प्रदेश और राजस्थान वन विभाग के अधिकारियों की बैठक भी होगी। इसमें चीता लैंडस्केप परियोजना के अंतर्गत चीतों की बसावट को लेकर राजस्थान वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के साथ ही एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU करने की योजना पर भी फैसला किया जाएगा। बैठक में राजस्थान के धौलपुर से रावत भाटा तक लगभग 400 किलोमीटर के वन क्षेत्र में चीता कॉरिडोर बनाने को लेकर मंथन किया जाएगा। अगर नहीं किया ये काम तो 30 नवंबर के बाद नहीं मिलेगा राशन और गैस सिलेंडर। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान में KYC करवाने में लोग आलस्य कर रहे हैं, पर सावधान हो जाइए। अगर आपने काम नहीं करवाया तो 30 नवंबर के बाद आपको राशन और सस्ती दर पर गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। हालत इतने खराब है कि KYC करवाने में प्रदेश में 12 जिला तो सबसे फिसड्डी साबित हो गया। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ, आज 29 हो गई, कल को 30 हो जाएगी। 2 दिन बचे हैं आपके पास, आप अपनी KYC करवा ले। अगर आप KYC नहीं करवाते तो बाद में आपको ना तो राशन मिलेगा और ना ही सस्ता गैस सिलेंडर।